नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, सामान्य ज्ञान की शानदार सी महामैराथन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज के शानदार से वीडियो में हम करने वाले हैं 100+ ऐसे धमाकेदार प्रश्न जो आपके पिछले कुछ सालों में लगातार पेपर में पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीटेड प्रश्न हैं। और सो ये पूरे आपके 100 प्रश्न हम एक ही वीडियो में करने वाले हैं और ये 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने बिल्कुल तय हैं, आने ही आने हैं। दोस्तों, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर भी जीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, अभी इस प्रकार का मैं 10 वीडियो और अपलोड करूँगा और पूरे आपके 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। इसलिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब वो वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि डेयरी किस आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। तो डेयरी दोस्तों आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इकोनॉमिक का ये ऐसा क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार आपसे पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी दिखती है। तो शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो आपके संविधान के आपके प्रारूप बनाने के लिए, ड्राफ्ट बनाने के लिए बनाई गई थी प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे। तो संविधान सभा के सलाहकार थे BN राव साहब। कौन थे? BN राव साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके बीच में है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो प्रारूप समिति जिसने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, इसलिए इसे ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं। इसकी अध्यक्षता तो मैंने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। और इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर है। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हटा देंगे तो कुल 6 सदस्य थे। ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। हॉकी का जादूगर आपसे पूछ रहे हैं, तो हॉकी का जादूगर आपके मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है और इनके ही जयंती पर आपके खेल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है। और वो खेल दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आपके मुंबई में आयोजित किया गया था। और कब हुआ था? तो सन 1885 ईस्वी में। ठीक है, 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है 1885 ईस्वी में। तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना आपके हुई थी और A.O. ह्यूम ने आपके इनकी स्थापना की थी, किसकी? कांग्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कांग्रेस की प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। तो आपके कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, यह होना चाहिए था कौन थे। तो जॉर्ज यूल थे। कौन थे? जॉर्ज यूल साहब थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तैयब जी थे। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ ले कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी डॉक्टर एनी बेसेंट। कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट। ठीक है, याद रखिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था। तो आपके मोरक्को से भारत आया था। कहाँ से? मोरक्को से भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार इससे पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि फाहियान किसके समय में भारत आया था। जो फाहियान था, तो फाहियान आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया था। तो ह्वेनसांग जो दोस्तों आपके हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। और ह्वेनसांग और ऊपर जो फाहियान, ये दोनों आपके कैसे यात्री थे? आपके चीन यात्री थे। ठीक है, जैसे वहाँ पर आपने पढ़ा कि मोरक्को के यात्री था कौन? इब्न बतूता, वैसे ही ह्वेनसांग और फाहियान कहाँ के यात्री थे? चीन के यात्री थे। परीक्षा में कई बार से पूछ लेता है। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक। और अगर आप इसी प्रकार से जीके की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको कई सारे वीडियो की प्लेलिस्ट प्रदान कर रही है, तो जाकर वहाँ से भी आप फ्री में सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार के कॉस्ट की आवश्यकता आपको नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन तथा रात का चक्र का कारण क्या है। तो पृथ्वी पर दिन तथा रात के चक्र का कारण पृथ्वी का घूर्णन है। क्या है? पृथ्वी का घूर्णन है। अगर ये ऑप्शन ना मिले तो हो सकता है ये मिल जाए कि पृथ्वी का परिभ्रमण। ठीक है, तो परिभ्रमण का भी अर्थ आपके घूर्णन ही होता है। परिक्रमण दूसरा होता है, जो आपके परिक्रमण तो होती है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है 365 दिन में। और परिभ्रमण उसे कहते हैं जो 24 घंटे में नहीं चक्कर लगाती है, जिसे कहते हैं घूर्णन। वो परिभ्रमण उसे कहते हैं, याद रखिएगा। और पृथ्वी पर दिन तथा रात क्यों होता है? तो घूर्णन के कारण ही होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 है कि पौधे का कौन सा भाग पौधों में पानी का संवहन करता है। तो पानी का संवहन मतलब पानी को ऊपर से नीचे तक कौन पहुँचाता है। तो तना। कौन? तना करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कि यदि एक पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर किसी आपके संवेग अगर आप दोगुना करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए विशेष रूप से इसको याद करना आपका कर्तव्य है। यहाँ पर दोस्तों एक सूत्र होता है, आपको पता होगा कि 1/2 mv²। ये किसका होता है आपके? ये आपकी गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। तो यहाँ से आपकी क्या कर रहा है कि जो यहाँ पर संवेग है दोस्तों, जो संवेग है आपके, अगर ये संवेग क्या है, ये दोस्तों ये संवेग इसे कहते हैं वेग, जो वी से इसे कहते हैं संवेग। जब आप संवेग को दोगुना करेंगे तो आप ऊपर आपके क्या लगा है, ऊपर आपका स्क्वायर लगा है, तो 2 गुना से क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। इस प्रकार से ये सूत्र से बनता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आपके परम 8000 था। कौन था? परम 8000। इसके अलावा दोस्तों आपके सिद्धार्थ भारत का प्रथम कंप्यूटर था, सिद्धार्थ भारत का प्रथम कंप्यूटर था, और पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा किसका उदाहरण है। तो मृदा आपके विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाप का इंजन का आविष्कार किया था किसने। तो भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे। तो मेजर ध्यानचंद आपके हॉकी से संबंधित थे। कहाँ से? हॉकी से संबंधित थे। और हॉकी की बात करते हैं तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? नहीं, बांग्लादेश का तो आपके कबड्डी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल आपके कबड्डी है। और भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी हो जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी हो जाता है, और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। जो हॉकी होती है इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। किसमें? 11 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा जो बात फुटबॉल खेल होता है इसमें भी 11 खिलाड़ी होते हैं, और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो सबको पता है, A to Z सबको क्रिकेट के बारे में नॉलेज होता है, क्योंकि आज के जितने भी छात्र हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी क्रिकेट देखना बहुत पसंद करते हैं। और यहाँ तक कि मैं भी क्रिकेट बहुत देखता हूँ, आपका क्रिकेट भी जानने देता हूँ। और रोहित शर्मा का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर हो सके तो लिखिएगा कि किस खिलाड़ी को आप पसंद करते हैं। मैं तो रोहित शर्मा देखता हूँ, अगर ये रहते हैं तभी मेरी टीवी ऑन होती है, वरना मैं टीवी ऑफ कर देता हूँ। इतना मैं रोहित शर्मा का फ़ैन हूँ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम पढ़ाई की बात करें तो सीधा पढ़ाई पर ही आते हैं कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो जो बास्केटबॉल होता है इसमें खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ ले कि खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या आपके 9 होती है। मैंने इस प्रकार से याद किया, खो खो 9। खो खो से किसी ने कहा खो खो खेलोगे, मैंने कहा नो नहीं खेलूंगा, 9। तो 9 से 9, तो खो खो में खिलाड़ी संख्या 9। इस ट्रिक से थोड़ा सा मैंने याद किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है। ब्राज़ील जिसकी राजधानी ब्राजीलिया है, उसका राष्ट्रीय खेल क्या है। तो उसका राष्ट्रीय खेल आपके फुटबॉल हो जाता है। और फुटबॉल में खिलाड़ी संख्या कितनी है? ऊपर बताया कि 11 है। कितना है? 11 खिलाड़ी खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है। ऊपर ही बताया कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल आपके बेसबॉल है। क्या है आपके? बेसबॉल है। और बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको ऊपर बेसबॉल में नहीं बताया, तो आप लोग बताइएगा कि बेसबॉल में कितने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो फ्रांस का राष्ट्रीय खेल आपके फुटबॉल है। क्या है आपके? फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। और ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल भी फुटबॉल है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको लिखा रहा हूँ, इस क्वेश्चन की अगर आप PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल नंबर 9580482638 इस पर संपर्क कर लीजिएगा व्हाट्सएप से, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ कि युवा भारती स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है। जो युवा भारती स्टेडियम है, आप जानते होंगे युवा भारती स्टेडियम इसे सबके साल्ट लेक स्टेडियम भी कहते हैं, साल्ट स्टेडियम भी कहते हैं। तो आपके इसमें फुटबॉल खेल ही खेला जाता है। तो फुटबॉल के संबंध में कई सारी बातें आई। पहली बात आई कि इसमें 11 खिलाड़ी खेलते हैं। दूसरी बात आई कि आपके ब्राज़ील का और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल भी यही है। और अब तीसरी बात है कि युवा भारती स्टेडियम जो है इसमें फुटबॉल खेल ही खेला जाता है। और यह युवा भारती स्टेडियम कोलकाता में है। कहाँ पर है आपके? कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं कि ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक विजेता को कितने रुपए की राशि दी जाती है। तो जो स्वर्ण पदक जीते हैं उन्हें 75 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितने रुपए की राशि दी जाती है? 75 लाख रुपए की राशि दी जाती है जो ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतते हैं। ठीक है, और ओलंपिक में कोई भी पदक जीतने वाली प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी है, याद रखिएगा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मैराथन दौड़ की कुल दूरी कितनी होती है। तो एक आपका ये भी होता है मैराथन दौड़, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कितनी दूरी होती है? तो 42.195 किलोमीटर। कितना? 42.195 किलोमीटर। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में कई बार आपसे पूछ लिए गए हैं और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आपके पेपर में भी पूछेगा। आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे SSC की किसी एग्जाम की तैयारी करें, CHSL CPU, या फिर आप CGL की तैयारी कर रहे हैं, GD की तैयारी कर रहे हैं, MTS की तैयारी कर रहे हैं, आप ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं, आप SI की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, कहने का मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
आपके पेपर में ये क्वेश्चन मिल सकते हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा जो आपको ना पता हो। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो हरिप्रसाद चौरसिया, कौन? हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो बांसुरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षा में पूछ लिया गया कि हरिप्रसाद चौरसिया तो बांसुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाकिर हुसैन, जो आप सभी लोगों को पता है, बहुत विख्यात है कि जाकिर जो हुसैन है ये आपकी तबला से संबंधित हैं। और जो बिस्मिल्लाह खान है ये भी बहुत प्रसिद्ध हैं, तो ये आपके शहनाई से संबंधित हैं। तो बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? शहनाई के। और जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तबला के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं कि पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? तो जो पाक जल संधि है भारत को श्रीलंका से अलग करती है। किससे अलग करती है? श्रीलंका से अलग करते हैं। और श्रीलंका की राजधानी क्या है आपकी? कोलंबो है। क्या है आपकी? कोलंबो है। इसके अलावा एक राजधानी और है जयवर्धनपुरा कोट्टे। जयवर्धनपुरा कोटे। ये बात याद रखिएगा, दोनों बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो जो आपके भूमध्य सागर है, ठीक है, और जो आपके क्या दोस्तों अटलांटिक महासागर है, इसको जिब्राल्टर जल संधि, कौन सी? जिब्राल्टर जल संधि आपके इन दोनों को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास के कपड़े बनाना किस आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आता है? तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? कपास के कपड़े बनाना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कृषि किस में आता है, तो कृषि आपका प्राथमिक क्षेत्र है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? तो लिखित संविधान नहीं किसके पास? ब्रिटेन के पास। किसके पास? ब्रिटेन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता था? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेवल का भी क्वेश्चन है, अच्छी लेवल का क्वेश्चन है। तो लिख लीजिएगा कि स्वदेशी आंदोलन जो आपके 1906 ईस्वी में चलाया गया था, जो आपके बंगभंग आंदोलन था जिसे कहते हैं, जो आपके बंगाल के विभाजन के बाद चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन। इसको जो आंध्र प्रदेश है उसके जो डेल्टा इलाके हैं उसमें आपके से वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से। क्वेश्चन नंबर 39 है, ये जो आपका है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सुनार बांग्ला के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं अमार सुनार बांग्ला के रचयिता। और अमार सुनार बांग्ला के रचयिता इन्होंने आपके 1905 से इसकी रचना की थी, 1905 से 6 ईस्वी के बीच में। इसी समय इन्होंने अमार सुनार बांग्ला की रचना की थी जब आपके बंगाल का आपके क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। फिर 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार जब आयोजन हुआ था, तो वहाँ से क्या हुआ था कि बंगाल का जो विभाजन था उसे रद्द कर दिया गया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ, तो 1911 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पर कि भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन का उल्लेख है? तो निर्वाचन का उल्लेख भाग 15 में है। कहाँ पर है? भाग 15 में है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। इनके संबंध में पीछे मैंने एक चीज़ आपको बताई कि इब्न बतूता इनके समय में ही भारत आए थे, और इब्न बतूता मोरक्को के यात्री थे। कहाँ के? मोरक्को के यात्री थे। ये सब चीज़ें आपके रिपीट पर ही आती हैं, बार बार इसका आप रिवीजन होना चाहिए। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है? तो आपके उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो कृषि जो अनुसंधान संस्थान है यह आपके नई दिल्ली में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, कृषि की बात आई तो दिल्ली में है। और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर को आप लोग जानते हैं, इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ये बहुत परीक्षा में पूछ लिया जाता है, मैनचेस्टर, मैनचेस्टर। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो कोयम्बटूर को कहते हैं। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आपके कोयम्बटूर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। कहाँ पर है? राजमुंदरी में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। तो विज्ञान में बात आई तो भी, कृषि की बात आई तो भी दिल्ली में था अनुसंधान संस्थान, और भारतीय मौसम विज्ञान के जो संस्थान है ये भी आपके नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कासरगोड में। कहाँ पर? कासरगोड में। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपके शिमला में है। ये सारे क्वेश्चन आपसे परीक्षा में कई बार पूछ लिए गए हैं, इसलिए अनुसंधान संस्थान के लगभग आपके 8 से 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एक साथ ले लिए, जिससे कि आप लोग इसको याद कर सकें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? तो जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है आपके देहरादून में है। कहाँ पर है? आपके देहरादून में। देहरादून कहाँ की राजधानी है? तो उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो आपके 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से इससे अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था, उत्तराखंड को।
केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो चा से याद कर सकते हैं कि चमड़ा से चेन्नई, चमड़ा से चेन्नई, और चेन्नई से चाही से आप चेपाक स्टेडियम यहाँ पर है, चेपाक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर? तो चेपाक क्रिकेट स्टेडियम आपके चेपाक क्रिकेट स्टेडियम जो है वो आपके चेन्नई में है। तो चा से चमड़ा, चा से चेन्नई, चा से चेपाक क्रिकेट स्टेडियम, ये सारी चीज़ें आपको इसी प्रकार से ऑर्डर रन पर याद होनी चाहिए। चलते हैं 51 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर 51 क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपके 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को आपके एड्स दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार आपसे पूछ लिया गया है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस आपके 1 मई को मनाया जाता है। कब? 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। ये दिवस परीक्षा में कई सारे आपसे पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपके 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से आपके बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से आपके क्या होता है? रेटिनॉल होता है, आप जानते होंगे। विटामिन ए की कमी से मतलब रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की खोज आपके जॉनस साल्क ने की थी। किसने? जॉनास साल्क ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में मिलता है? तो 24 भाषाओं में। कितनी? 24 भाषाओं में। न्याय सूत्र की रचना किसने की है? तो न्याय सूत्र की रचना आपके गौतम ऋषि ने की है। किसने? गौतम ने न्याय सूत्र की रचना की है। अच्छा, सांख्य दर्शन आप जानते होंगे। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है आप जानते हैं? तो अलार कलाम है। कौन है आपके? अलार कलाम। ये वही अलार कलाम है जो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु रहे थे। और योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो योग दर्शन के प्रवर्तक आपके पतंजलि हो जाते हैं। कौन? पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 58 है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा, दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि अशोक जो थे वो प्रारंभ में शैव धर्म के नहीं आए थे। किसके? शिव को मानते थे, शैव धर्म के नहीं आए थे। लेकिन जब 261 BC में कलिंग युद्ध होता है, कौन सा युद्ध होता है? कलिंग युद्ध होता है। तो कलिंग युद्ध में भीषण नरसंहार होता है और इसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। तो किससे इन्होंने दीक्षा ली? तो आपके उपगुप्त, किससे? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं सर मोटिवेशन कुछ दीजिए, कुछ मोटिवेशन बताइए। देखिए, कोई मोटिवेशन की बात नहीं होती। मोटिवेशन आप अपने घर को देख सकते हैं, अपने परिवार को देख सकते हैं, अपने माता पिता की स्थिति को देख सकते हैं। अगर सुधार करना है उसको, अगर अपने सपनों को साकार करना है तो जुट जाइए मेहनत के साथ। आपका परिश्रम, लगन एक ना एक दिन निश्चित तौर पर रंग लाएगी। तो मेहनत करते रहिए, बस यही कहना चाहता हूँ। इंजॉय के साथ पढ़िए, कभी बहुत स्ट्रेस लेकर मत पढ़िए कि हमको पढ़ना है। आप इंजॉय भी करते रहिए। जीवन है, जिंदगी है, जो चली जाती है वापस मिलकर नहीं आती है। तो आप इंजॉय भी लेते रहिए और निश्चित तौर पर पढ़ते लिखते भी रहिए। निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 2 लाइनें आपके बीच में सुना ही देता हूँ आप लोगों के कमेंट से कि यदि फैसला कर ही लिया है ऊंची उड़ान का, यदि फैसला कर ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है देखना कद आसमान का। तो अगर आपने फैसला कर लिया है कि हाँ मुझे सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, अपने घर की स्थिति को आपके सुधारनी है, तो फिर आपके कितनी आपको समस्याएं आएंगी, कितना मेहनत करना पड़ेगा, उसको सोचना आपकी क्या है तो फिजूल है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध आपके 1565 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है? तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे कहते हैं भारत का महान्यायवादी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। कहाँ पर है? अनुच्छेद 76 में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का जो है उसका उल्लेख है, जिसे कहते हैं कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? तो आर्टिकल 148 में। कहाँ पर? आर्टिकल 148 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1925 ईस्वी में। भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? तो आलम आरा है। भारत की प्रथम फिल्म कौन सी है? तो राजा हरिश्चंद्र है, जो एक मूक फिल्म थी, राजा हरिश्चंद्र। अच्छा, क्वेश्चन पूछ लेता है कि जोग या गरसोप्पा बांध किस नदी पर है? इसे महात्मा गांधी बांध भी कहते हैं और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा? भारत का सबसे ऊंचा, नोट कर लीजिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपके जोग या गरसोप्पा बांध है, जो शरावती नदी पर है। कहाँ पर है? आपके शरावती नदी पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध आपके महानदी पर है। किस नदी पर? महानदी पर है आपके हीराकुंड बांध। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भारत का लिंगानुपात 919 है। कितना है आपके भारत का लिंगानुपात? नहीं, भारत का शिशु लिंगानुपात शायद है, ये देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि
लाहौल घाटी किस राज्य में है? तो लाहौल घाटी आपके हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? आपके हिमाचल प्रदेश में। ये यहाँ पर देखो, देख लीजिएगा, जो 919 यहाँ पर दिया गया है, ये भारत का लिंगानुपात नहीं, भारत का शिशु लिंगानुपात है। क्या है? भारत का शिशु लिंगानुपात है। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं कि यहाँ पर देख लिया कि लाहौल घाटी किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? आपकी शिमला है। और अभी पीछे ही मैंने आपको लिखा था कि केंद्रीय जो आलू अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आपके शिमला में है। तो इस प्रकार से चीज़ों को बार बार रिपीट करना पड़ेगा, तब आपको याद हो पाएगा। तो आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में है। शिमला क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर हैं। जयराम ठाकुर हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्यूबा की राजधानी क्या होती है? तो क्यूबा की राजधानी आपकी हवाना होती है। क्या होती है? क्यूबा की राजधानी आपकी हवाना होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सिडबी बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो सिडबी बैंक की स्थापना 1990 में हुई थी। कब? 1990 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, इस नामक पुस्तक के सह लेखक कौन है? आप जानते हैं कि इसके लेखक कौन है? इसके लेखक सचिन तेंदुलकर हैं। सचिन तेंदुलकर हैं। लेकिन सह लेखक कौन है? तो सह लेखक हैं आपके बोरिया मजूमदार। कौन? बोरिया मजूमदार इसके सह लेखक हैं। सचिन तेंदुलकर के आपके इसके लेखक हैं। प्लेइंग इट माई वे। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो आपके केवल अंग्रेजी भाषा में। किसमें? केवल अंग्रेजी भाषा में लिखा था आपके प्रारूप समिति ने, ड्राफ्ट कमेटी ने, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिसकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 73 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। कहाँ पर? अनुच्छेद 324 में। और भाग 5 में निर्वाचन का उल्लेख है। भाग 15 में, भाग 15 में किसका उल्लेख है? आपके निर्वाचन का उल्लेख है। और जो निर्वाचन आयोग है ये आर्टिकल 324 में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय का प्रावधान है? तो उच्चतम न्यायालय का प्रावधान है आपके अनुच्छेद 124 में। किसमें? 124 में। आर्टिकल 214 क्या कहता है? तो आर्टिकल 241 कहता है कि आपके केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, आपके केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हाई कोर्ट का आपकी बात करता है। आर्टिकल 241 जो आपके आरओ के एग्जाम में पूछा गया था कि आपके किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपके केंद्र शासित प्रदेशों में हाई कोर्ट की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 241 में। और केवल 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर हाई कोर्ट है, एक दिल्ली है, एक आपके जम्मू और कश्मीर है। यही 2 आपके हाई कोर्ट हैं जो आपके केंद्र शासित प्रदेश में हैं। और वर्तमान में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय का प्रावधान, मतलब सुप्रीम कोर्ट का? तो सुप्रीम कोर्ट का 214 में है। किसमें है? 214 में है। 124 में है आपके हाई कोर्ट और 214 में सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 76, किस वर्ष भारत में प्रथम जनगणना आयोजित हुई थी? तो 1872 में प्रथम जनगणना आयोजित हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में। वैसे अगर लगातार की बात करें तो 1881 ईस्वी में आपके शुरू हो गई थी, आपकी हर 10वें वर्ष जब होगी तो ये 1881 से प्रारंभ हुआ। और उसमें कौन थे? तो लॉर्ड रिपन भारत के गवर्नर थे, लॉर्ड रिपन। और भारत में प्रथम जनगणना आयोजित हुई थी कब? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका बन जाता है कि स्टील उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कैसा रहा है? तो स्टील के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान दूसरा है। भारत का विश्व में स्थान क्या है? दूसरा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि चूटक जल विद्युत परियोजना, कौन? चूटक जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? किस नदी में है? तो आपके सुरू नदी में। कौन? आपके सुरू नदी पर। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो अर्जेंटीना की राजधानी आपके ब्यूनस आयर्स है। और हवाना की राजधानी क्या है? क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स है। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया है। ये सब चीज़ें मैंने आपको पीछे बताई हैं जो आपके रिपीट करते रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 80 है कि किस विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में किया? तो आनंद मठ में आपके सन्यासी विद्रोह का बात रही है। और इसी आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने आपके हमारे राष्ट्रीय गीत को लिखा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में इसकी राजधानी क्या है आपकी? मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल हो जाती है। और मध्य प्रदेश का ही आपके एक सिटी है इंदौर, जो आपके लगातार चौथी बार आप क्या है सर्वेक्षण, जो स्वच्छता सर्वेक्षण होता है उसमें 1 नंबर पर आया है इंदौर। 82 क्वेश्चन है कि लुसाई पहाड़ी किस राज्य में है स्थित है? तो लुसाई पहाड़ी आपके मिजोरम में है। कहाँ पर है? लुसाई पहाड़ी आपके मिजोरम में स्थित है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि किसने दी? तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि थी आपके हिटलर ने। किसने? हिटलर ने। और हिटलर की बात करते हैं तो आपके नाजीवाद का यह उदय इसने ही किया था, हिटलर ने। और यह किस देश से संबंधित है? आपके जर्मनी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था।
दोस्तों हम पूरे 1000 क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से 10 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। ये आपका पहला वीडियो है, ये आपका पहला वीडियो है। अगर आप इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब अगला वीडियो है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शायद जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो हम उन पूरे 10 वीडियो को अपलोड कर दिए होंगे, तो अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो जब मैं इसका वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, तो जाकर आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए। शायद आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, सातवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां ऐसे करके आपको लिंक मिल जाए। तो अगर लिंक हो तो जाकर तुरंत क्लिक करके देख लीजिए, और नहीं हो तो अगर नहीं हो तो आप बेल आइकन को प्रेस करके बस रुक जाइए। इस चैनल पर बहुत जल्द आपके बीच में वीडियो अपलोड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है कि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कि कायदे आजम कहा था महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 86 है कि चीन सागर में आने वाले जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें टाइफून के नाम से जाना जाता है, जो चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान आपके बरेली में स्थित है। कहाँ पर? बरेली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 88, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध आपके 1746 ईस्वी में हुआ था, और एला सापल की संधि के साथ आपके प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, और फ्रांस और आपके किसके बीच में? अंग्रेज के बीच में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 89 है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा जो है दोस्तों आपके सिकंदराबाद में स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? आपके सिकंदराबाद में स्थित है। अच्छा, हुमायूं का मकबरा कहाँ? चलिए एक बार मैं आपको बता ही देता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि जो हुमायूं है इसका मकबरा आपके कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर? ससाराम में है। आपके जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में है। और औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? तो औरंगाबाद में। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि हुमायूं का दिल्ली में, शेरशाह सूरी का ससाराम में, जहांगीर का लाहौर में और औरंगजेब का औरंगाबाद में, और अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ से चलते हैं 90 की तरफ कि किस शासक के मकबरे में 2 गुंबदों का प्रयोग मिलता है? तो 2 गुंबदों का प्रयोग मिलता है आपके सिकंदर लोदी के मकबरे में। सिकंदर लोदी ने ही दोस्तों आपके आगरा नगर की स्थापना की थी 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में आपके आगरा को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो एतमादुद्दौला का मकबरा आपके आगरा में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है? तो आगरा में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि किस युद्ध के साथ विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया? तो विजयनगर साम्राज्य का अंत जो है तालीकोटा युद्ध के साथ हुआ था। तालीकोटा युद्ध के साथ विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। और विजयनगर साम्राज्य किसने बताया था? तो हरिहर एंड बुक्का ने बसाया था विजयनगर साम्राज्य, और आपके तालीकोटा युद्ध के साथ समाप्त हो गया। और तालीकोटा युद्ध 1565 ईस्वी में आपके लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन वंश के संस्थापक आपके सीमुक हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? सीमुक हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपको कुछ वंश बता देता हूँ जो आप विशेष रूप से याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। हर्यंक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। और शुंग वंश की स्थापना आपके पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो ये बात भी आप विशेष रूप से याद रखिएगा कि सातवाहन वंश की स्थापना तो सीमुक ने की थी। इसके साथ साथ मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्यंक वंश और शुंग वंश को भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रांति की माता कहा गया है? तो भारतीय क्रांति की माता आपके भीकाजी कामा को कहा गया है। किसे कहा गया है? भीकाजी कामा को कहा गया है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपके भारत के कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942 में हुआ, और इसमें ही महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। फिर ऑपरेशन जीरो चलाकर भारत के महत्वपूर्ण जो व्यक्ति थे उनको क्या किया गया था? आपके कैद कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। फिर ऊषा मेहता ने रेडियो कार्यक्रम के जरिए इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। किसने? ऊषा मेहता ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 97, चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? तो चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में है। इसके बाद क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध आपके नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ है? तो अमरकंटक की पहाड़ी आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में है, और इसी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। 99 क्वेश्चन है कि गांधी सागर एवं जवाहर सागर बांध, गांधी सागर एवं जवाहर सागर जो बांध है यह किस नदी पर है? तो आपके चंबल नदी पर है। कहाँ पर है? चंबल नदी पर है। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर आपके तमिलनाडु में है। ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में स्थित है। तो मात्र एक ही वीडियो में यहाँ से हमने पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार से मात्र और मात्र आधे घंटे में हमने पूरे 100 क्वेश्चन आपके कर लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए परीक्षा के लिए। इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल दिखेंगे, 100% ये गारंटी, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं। वही क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने यहाँ पर किया है। बहुत जल्द दोस्तों इसका नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा, जहाँ पर भी आपको 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसलिए आप क्या कर लेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट, अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको हमारा चैनल कैसा लगा और ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, प्यारा कमेंट मैं आपको पढ़ता हूं, तो प्यारा कमेंट अवश्य ही करिएगा। और जब नेक्स्ट सीरीज आएगी तो जिनका भी कमेंट आया रहेगा मैं उनको संबोधित भी करूंगा, यहाँ पर उनके कमेंट भी यहाँ पर स्क्रीन पर लगाऊंगा, तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। केवल एक टारगेट आपको देकर जाता हूँ कि वीडियो को कम से कम दोस्तों वीडियो को 1 के पहुँचा दीजिएगा। 1000 व्यूज कम से कम इस पर ला दीजिएगा। इतना मुझे आपके उम्मीद भी है कि आप 1000 व्यूज तक पहुँचा देंगे और आप कर भी देंगे। तो इस प्रकार से आपका बीच में एक लक्ष्य मैं देकर जा रहा हूँ कि 1000 कम से कम व्यूज पहुँचाइएगा। सब लोग शेयर कर देंगे तो 1000 व्यूज पहुँच जाएगा। चलिए दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।